Good morning, children. Today I am going to teach you a new chapter in civics. The name of the chapter is On Equality. Now, equality is a key feature of democracy. In this chapter, we will study about what is equality, why it is important, and whether everyone is equal in India. तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे इक्वालिटी क्या है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, और क्या इंडिया में सब इक्वल है या नहीं. Now we come to next page. Equal right to vote. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they had, what caste they are, whether they are rich or poor, are allowed to vote. This is called universal adult franchise. अब democratic country में every citizen who is above the age of 18, चाहे वो किसी कास्ट को बिलोंग करता है, किसी रिलीजन को बिलोंग करता है, चाहे वो रिच है या पुअर है, हैज़ अ राइट टू वोट. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ यहाँ पे एक लेडी है जो डोमेस्टिक वर्कर है. एक दिन उसकी जो डॉटर है वो बीमार पड़ जाती है, तो वो उसको सरकारी अस्पताल ले जाती है. तो सरकारी अस्पताल ले जाती है तो वहाँ उसको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है. तो सिंस शी इज़ पुअर शी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक हर डॉटर टू द प्राइवेट हॉस्पिटल. सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. नाउ वी मूव टू अदर पेज. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज. तो गरीबी के अलावा इंडिया में कई और तरीके हैं जिससे कि लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है. नाउ वी विल डिस्कस टू एग्जांपल्स. नाउ ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ दलित राइटर. इन हिज ऑटोबायोग्राफी ही राइट्स, आई हैव टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स इन क्लास एंड दैट टू द फ्लोर. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी स्टोरी बताते हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था. उनको सब बच्चों से अलग रखा जाता था. तो जब वो क्लास 4th में थे तो उनके हेड मास्टर ने उनको पूरे स्कूल की सफाई कराई. तो जो पूरे स्कूल के प्लेग्राउंड की भी सफाई कराई. तो उसके बाद जो वाल्मीकि था, ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो उसके जो कमर थी, उसकी जो बैक थी वो एक होने लग गई, पेन होने लग गई, और उसके जो कपड़े थे और उसका जो फेस है उसमें सब धूल लग गई. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग. तो और बच्चे थे क्लास में पढ़ाई कर रहे थे और मैं पूरा स्कूल की सफाई कर रहा था. और इसको पानी भी नहीं दिया गया. इसके बाद इसके फादर आए, उसको वहाँ से ले गए. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी. दे वर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट. अब वहाँ पहले उन्होंने डीलर को कांटेक्ट किया. डीलर उनको एक लैंड लेडी के पास ले गया. अब लैंड लेडी ने पहले तो उन्हें रूम दे दिया, लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि ये मुस्लिम है तो उन्होंने बहाना मारा. उन्होंने कहा कि हम नॉन वेजिटेरियन को रूम नहीं देते. तो उसके बाद जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी है उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वहाँ बगल में ही वहाँ पे जो फिश थी उसकी कुक होने की स्मेल आ रही थी. सो दे मूव टू अनदर अपार्टमेंट. वहाँ पे भी उनको यही बोला गया कि उन्हें रूम नहीं दिया जा सकता. इसके बाद फिर ये जो डीलर था डीलर ने इनको बोला कि आप अपना नाम चेंज कर दो, लेकिन इन्होंने नाम चेंज नहीं किया. सो नाउ वी मूव टू अनदर पेज. रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है और अंसारीज है उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट इसलिए हुआ क्योंकि वो डिफरेंट कास्ट और रिलीजन को बिलोंग करते थे. व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड. जब किसी के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है तो उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट होती है. और दोनों ओम प्रकाश और अंसारीज की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो हर्ट हुई थी क्योंकि उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ था. और जो वाल्मीकि था वो तो बहुत छोटा था, वो कुछ कर नहीं पाया. और जो अंसारीज का जो डीलर था उसने उनको बोला कि आप अपना नाम चेंज कर लो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. नाउ वी कम टू इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सबको इक्वालिटी की गारंटी देता है. तो एवरी पर्सन इन इंडिया, चाहे वो किसी कास्ट को बिलोंग करे, चाहे वो किसी रिलीजन को बिलोंग करे, चाहे वो रिच हो या पुअर है, एवरी वन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. While earlier
अर्लियर द लॉ नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो पहले कोई लॉ ऐसे नहीं थे जो लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से बचाए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वालिटी को रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। नंबर 1 इज दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, कि हमारी कंट्री में सब लॉ के आगे बराबर हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, चाहे वो गरीब इंसान हो। सेकंड है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी रिलीजन को बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी कास्ट को बिलोंग करता होगा। थर्ड है, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, किसी को पब्लिक प्लेसेस में जाने से रोका नहीं जा सकता। और फोर्थ है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन बैन। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। The two ways in which government has tried to implement the equality that is guaranteed in Constitution is first through making laws and second through government programs to help disadvantaged communities। तो दो तरीके जो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इनको इम्प्लीमेंट किया जाए वो हैं, एक तो लॉज बनाए और दूसरा है इन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और स्कीम बनाए जिससे कि जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो स्थिति है वो सुधर सके। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। One of the steps taken by government include midday meal scheme. This refers to the program introduced in all government elementary school to provide children with cooked lunch। तो एक स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है वो है मिड डे मील स्कीम। तो ये गवर्नमेंट में एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए ये स्कीम स्टार्ट की ताकि जो बच्चे हैं उनको दिन में लंच खाने को मिल जाए। तो पहले क्या होता था, जो बच्चे होते थे जब लंच टाइम में घर जाते थे तो उसके बाद वापस नहीं लौटते थे, क्योंकि वो भूखे रहते थे, दिन भर भूखे रहते थे, वो लौटते नहीं थे। तो अब जब मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुई तो फिर उनका एनरोलमेंट भी बढ़ गया। इसके अलावा जो उनके पेरेंट्स होते थे वो उनके लिए उन्हें घर में जाना पड़ता अपनी ड्यूटी छोड़ के लंच बनाने के लिए, लेकिन अब वो अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सारे बच्चे, सारे कास्ट के बच्चे एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना पीना खाते हैं, तो इससे जो कास्ट प्रेजुडिस है वो भी हट गई। इसके अलावा यहाँ पे जो लेडी है जो खाना बनाती है वो भी दलित है, तो अब कास्ट प्रेजुडिस हट गए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देयर इज मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है उन्होंने काफ़ी हद तक ट्राई किया है कि जो इक्वालिटी है उसको बढ़ाया जा सके, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। अब जो अभी भी इकोनॉमिक इक्वालिटी अभी भी फॉलो की जाती है, जैसे रिच फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं जहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, और जो पुअर फैमिली के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम होती हैं। इसके अलावा अभी भी कई जगह हैं जहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि था, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हुआ क्योंकि वो लो कास्ट को बिलोंग करता था। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist। अब हमें लगता है कि जो इंडिया ही ऐसी कंट्री है वो जो डेमोक्रेसी है जहाँ पे इनइक्वालिटी प्रैक्टिस होती है। तो पर ऐसा नहीं है, दुनिया में और कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी प्रैक्टिस होती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अफ्रीकन्स रहते हैं, ब्लैक अफ्रीकन्स रहते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पे। असल में जो अफ्रीकन्स हैं इनके जो पूर्वज थे, इनके जो एंसेस्टर थे, उनको यहाँ पे एज अ स्लेव काम करने लाया गया था अमेरिका में। अब इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। 1950s में इन्होंने आंदोलन किया था, और उससे पहले तो इनकी ऐसी हालत थी कि इनके साथ हर जगह डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जैसे मान लो कहीं बस में बैठ गए तो मान लो कोई वाइट अमेरिकन वहाँ पे आ गया तो उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी उसके लिए। अब 1955 में एक बार रोज़ा पार्क अपनी ड्यूटी से आ रही थी, शी वॉज अ ब्लैक अमेरिकन, अपनी ड्यूटी से आ रही थी, तो जैसी वो बस में बैठ गई, थक थक के बस में बैठ के अपने घर जा रही थी, तो उस टाइम पे एक वाइट अमेरिकन आया
बस के अंदर एंटर किया उसने। उसके बाद उसने रोज़ा पाक को उठने को कहा, रोज़ा पाक नहीं उठी, बिल्कुल नहीं उठी, बहुत बार बोलने पर भी नहीं उठी। और इसी के बाद क्या हुआ, ये जो अफ्रीकन्स लोग हैं इन्होंने यहाँ पे आंदोलन शुरू कर दिया और दिस वाज नोन एज सिविल राइट्स मूवमेंट। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और national origin. It also stated that all schools would be open to African American children and they would no longer have to attend separate schools specially set for them. तो जो सिविल राइट्स एक्ट था 1964 का, उसने सारे डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे ओरिजिन हो। तो अब इस एक्ट ने ये भी स्टेट किया है कि जो अफ्रीकन जो बच्चे हैं उनको स्कूल में एडमिशन के लिए मना नहीं करा जा सकता। तो ये लॉज बनने के बावजूद भी अभी भी वहाँ पे जो अमेरिकन्स हैं, जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सो दिस इज माय चैप्टर, थैंक यू।